हेलो, सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे समास और उसमें जो एक समास बचा है वो सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगर उसे ध्यान से नहीं समझा जाए तो कठिन भी है और ध्यान से समझ लिया जाए तो आसान और मजेदार भी। हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुब्रीहि समास की। इस बात को ध्यान रखें कि इस समास की चर्चा मैंने तब भी की थी जब आपको कर्मधारय और द्विगु समास पढ़ाया था। ऐसा क्यों है, आगे चलने पर आप स्वयं जान जाएंगे। आइए देखते हैं एक चित्र। तो आप इनका नाम तो जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा। नाम है इनका रावण। क्या जी? रावण। लेकिन इस चित्र को देखकर इनका कौन सा नाम आपको याद आएगा? कौन सा नाम हो सकता है? विचार करिए। जी हाँ, ये है दशानन। दशानन क्या? 10 आनन फेस है जिसके, द मैन हु हैज 10 फेसेस, वो है दशानन। ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति के 10 फेस हों, कैसे भी हों 10 फेस, तो क्या उसे दशानन कहते हैं? जी नहीं। ये दशानन नाम रावण के साथ फिक्स हो गया है। अर्थात क्या? अर्थात ये कि यहाँ पर 10 पहला पद और आनंद दूसरा पद, ये दोनों मुख्य नहीं है, ये और गौड़ भी नहीं है। यहाँ पर जो मुख्य है वो मुख्य है इसका कोई तीसरा अर्थ, और इसका कोई तीसरा अर्थ क्या निकलता है? वो है रावण। ये दशानन हमेशा के लिए रावण के साथ फिक्स हो गया है। और जब कहीं भी ऐसी स्थिति हो कि किसी भी समास में ना तो पूर्व पद का अर्थ निकल रहा हो, ना तो उत्तर पद का अर्थ निकल रहा हो, बल्कि किसी दूसरे मतलब तीसरे पद की हुई और इस पूरे पद का इशारा हो, तब वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। इसे एक और उदाहरण से समझेंगे, देखेंगे। आपके सामने वीणा पाणी का चित्र है। वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा है जिनके हाथ में, वीणा है जिनके हाथ में। वीणा किसी के हाथ में हो सकती है, म्यूजिक टीचर के हाथ में हो सकती है, गुरु के हाथ में हो सकती है, माँ के हाथ में दी जा सकती है, पिताजी के। लेकिन वीणा पाणी का हाथ मतलब उससे है ही नहीं। वीणा है जिनके हाथ में, ये कभी अर्थ नहीं है। वीणा पाणी का हमेशा अर्थ निकलता है सरस्वती। और जब ये अर्थ फिक्स ही हो गया है तब यहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। एक तीसरा उदाहरण देखेंगे। ये शब्द है नीलकंठ। नीला है कंठ जिनका, नीला है कंठ जिनका। कंठ का अर्थ क्या? कंठ का अर्थ है गला। नीला है कंठ जिनका, और नीला कंठ किसी का भी हो सकता है अगर वो नीला रंग लगा ले अपने गले पर, लेकिन नीलकंठ कभी भी हर किसी व्यक्ति को नहीं कहा जाएगा। नीलकंठ फिक्स हो गया है एक शब्द के साथ, एक अर्थ के साथ, और वो है शिव। तो इस तरह से नीलकंठ में भी पहला पद प्रधान नहीं है, दूसरा पद प्रधान नहीं है, बल्कि कोई एक तीसरा पद की ओर इशारा है और वो है शिव। तो इस तरह से यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। एक और उदाहरण देखेंगे, एक अच्छा सा उदाहरण है। ये है एक दंत। एक दंत का अर्थ क्या? एक दांत वाला है जो। लेकिन क्या किसी को भी एक दंत वाला कह सकते हैं? एक दांत वाला कह सकते हैं? नहीं जी, ये तो अर्थ फिक्स हो गया है हमारे गणेश जी के साथ। इस तरह से यहाँ भी बहुब्रीहि समास होता है। आप इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें पहला पद संख्यावाची है, परंतु फिर भी ये द्विगु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें इन शब्दों की ओर इशारा नहीं है, बल्कि किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा है, और यहाँ पर बहुब्रीहि है। इसीलिए मैं कह रहा था कि कभी कभी कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो जिनमें संख्यावाची पद होगा पहला, लेकिन फिर भी वे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। जैसे एक दंत, दशानन, पंचानन, खड़ानन और भी ढेर सारे शब्द, अष्टभुजा, सारे शब्द संख्यावाची हैं, लेकिन फिर भी ये शब्द बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण होंगे। दूसरी तरफ दो शब्द हमने लिए थे, एक वीणा पाणी और दूसरा नीलकंठ, जो सीधे तौर पर
विशेषण विशेष्य होने के कारण कर्मधारय समास का उदाहरण हो सकते थे, लेकिन नहीं, ये कोई तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं, इसलिए ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हुए। इस तरह के अन्य शब्द भी हो सकते हैं, जैसे गिरिधर, चक्रपाणी, कोदंडपाणी। इन शब्दों के अर्थ आप बताएंगे हमें। हम समझ चुके हैं कि बहुब्रीहि समास क्या होते हैं, एक बार हम दोहरा लेते हैं। तो देखिए, यह है बहुब्रीहि समास, जहां पर पहला पद दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। कैसे करते हैं वो आप समझ चुके हैं, ये उदाहरण भी आप समझ चुके हैं। यहाँ कुछ अन्य उदाहरण लेंगे, जैसे कनफटा। कनफटा कान है फटा जिसका, और ये जब फकीर की तरफ इशारा करेगा तभी ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला, और कौन है वो? राम। जब राम के लिए कमल नयन में इशारा है तब वह है बहुब्रीहि समास। जैसे गजानन, गज जैसा आनन है जिसका, हाथी जैसा आनन चेहरा है जिसका, कौन? गणेश, और इसलिए यहाँ हो गया बहुब्रीहि समास। जैसे गोपाल, गायों का पालन करने वाला, कौन? अर्थात कृष्ण। शेष मैं आपको समझा चुका हूँ। बस इसी के साथ हम बहुब्रीहि समास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपकी और भी क्वेरीज हैं, और भी समस्याएं हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस तरह से हम सभी समास पढ़ चुके हैं। आशा है कि आपको समास समझ में आए होंगे। परीक्षा में पूछे जाने पर आप इन प्रश्नों को कर सकेंगे। मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा, अवश्य बताइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।